सऊदी अरेबिया करना चाहता है बहुत से देशों को बर्बाद, जिसमें से इसकी लिस्ट में पहला नाम था दुबई का और अब दूसरा नाम है टर्की का। लेकिन सऊदी अचानक से इतने सारे देशों से पंगा ले क्यों रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और क्या ये सऊदी का एक सही फैसला है या गलत फैसला? आइए इसके बारे में गहराई से समझते हैं। सऊदी, जो कि आज पूरी दुनिया के मुस्लिम पॉपुलेशन को अपनी तरफ आकर्षित करता है मक्का मदीना की वजह से, और पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं वो सऊदी अरेबिया को बड़ा पसंद करते हैं, अब चाहे वो किसी भी देश में बैठे हों। और इसीलिए आज सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स का एक लीडर बन बैठा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि जिसके पास पैसा होता है वही होता है सबका लीडर। अब जो टर्की है वो सऊदी को अपना लीडर बिल्कुल भी नहीं मानता है, और वो ये भी चाहता है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हो जाएं। लेकिन टर्की ऐसा करना क्यों चाहता है, तो आइए इसे समझते हैं। Why टर्की wants to destroy सऊदी? देखिए, टर्की के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा यहाँ के प्रेसिडेंट उर्फ डिक्टेटर तैयप एर्दोगान के बारे में। तैयप एर्दोगान करंटली टर्की के प्रेसिडेंट हैं और ये 20 से 21 सालों से टर्की की सत्ता में बने हुए हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी मुस्लिम कंट्रीज में एसआरके से भी ज्यादा है। पर क्यों? देखिए, एर्दोगान एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में 3 बार हार चुके थे, जिसमें से ये अपनी आखिरी हार 1991 में हारे थे, जिसके बाद 1994 आता है और ये इस्तांबुल के मेयर के इलेक्शन में खड़े होते हैं और सरप्राइजिंगली ये उस इलेक्शन को जीत जाते हैं। और ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक्चुअली जब ये इस्तांबुल के मेयर बनते हैं तो ये इस्तांबुल के पानी की प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम, पॉल्यूशन जैसी कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन फिर 1997 आता है और इस समय एक पोयम बड़ी पॉपुलर होती है जिसमें लिखा होता है कि मस्जिद हमारी बैराक है और गुम्मद हमारा हेलमेट। और इस पोयम की वजह से एर्दोगान के ऊपर बैन लगा दिया जाता है, जिसके बाद एर्दोगान अब्दुल्ला गुल को टर्की का पीएम बनाते हैं और फिर अब्दुल्ला गुल इनके बैन को हटवा देता है। और फिर फाइनली 2003 में तैयप एर्दोगान टर्की के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि आखिर क्यों एर्दोगान सऊदी अरेबिया के खिलाफ है। देखिए, अब सऊदी वाले कहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर को अल्लाह ने गिराया है जिससे सऊदी सुन्नी मुस्लिम्स के ऊपर राज कर सके। बेसिकली ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसने मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका पर 600 सालों तक राज किया था, और इनको तुर्किश एम्पायर भी बुलाया जाता है। अब क्योंकि ये तुर्किश के साथ रिलेट करता है तो एर्दोगान का कहना है कि सऊदी की रॉयल फैमिली इलेजिटिमेट है और हम हैं असली खलीफ। अब जहाँ पर सऊदी वहाबिज्म इस्लाम को मानता है जो मॉडर्न और सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, और लड़कियों के लिए बड़े सख्त रूल है, जैसे बुर्का पहनना कंपलसरी है और लड़कियां राइड नहीं कर सकती हैं और लड़कियां अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। दूसरी तरफ एर्दोगान अपने सॉफ्ट इस्लाम को फेवर करते हैं जिसमें सोशल जस्टिस, एजुकेशन और मॉडर्न इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दिया जाता है, और एर्दोगान अपने सॉफ्ट इस्लाम को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं, जो कि सऊदी के होते हुए पॉसिबल ही नहीं है, और इसलिए टर्की सऊदी को बर्बाद करना चाहता है। नाउ हाउ विल टर्की डू दिस? देखिए, जो टर्की है वो ऐसा करने के लिए कोल्ड वॉर वाली स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा देश अपनी तरफ करना चाहता है। लेकिन ये कोल्ड वॉर क्या है, तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर अब तक की सबसे ज्यादा चलने वाली वॉर थी, जो कि 1947 से 1991 तक चली थी, और ये 2 महाशक्तिशाली देशों के बीच में हुई थी, अमेरिका और रशिया। लेकिन इन दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर एक गोली तक नहीं चलाई थी, क्योंकि ये वॉर कौन अपनी तरफ ज्यादा देश करेगा इसकी थी, जिसमें अगर कोई देश अमेरिका की तरफ जाता तो उसे रशिया बर्बाद कर देता, और अगर कोई देश रशिया की तरफ जाता तो उसे अमेरिका बर्बाद कर देता। अब सऊदी ठहरा अमेरिका का शागिर्द, तो सऊदी की तरफ कई मुस्लिम देश हैं, जैसे अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तो सिर्फ सऊदी के पैसे पर ही चलता है। और क्योंकि सऊदी अपने तेल के पैसे से मुस्लिम कंट्रीज पर राज करता है तो उसके पास है अपर हैंड, और टर्की इस खेल में नया है, जिसकी वजह से उसकी तरफ अल्बेनिया, किर्गिस्तान और घाना जैसे देश हैं। हालांकि ये अपने सॉफ्ट इस्लाम को बढ़ाने के लिए कल्चर और एडुकेशन के थ्रू मुस्लिम तक पहुंचा रहा है, और ये इसके लिए थ्रिलिस और मैग्निफिसेंट कल्चर जैसे तुर्की सीरियल्स को भी मुस्लिम कंट्रीज में बढ़ावा दे रहा है, और ये फतहुल्लाह गुलेन जैसे टर्किश रिलीजियस टीचर के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है। अब क्योंकि टर्की एक भी मौका नहीं छोड़ता है सऊदी को बर्बाद करने का। फॉर एग्जाम्पल, अब जमाल खशोगी इंसिडेंट को ही ले लीजिए, जिसमें 2 अक्टूबर 2018 की दोपहर को सऊदी सिटीजन और वॉशिंगटन पोस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट
जमाल खशोगी को इस्तांबुल के सऊदी एम्बेसी में बुलाया जाता है और इनकी फियांसे शाम के 6 बजे तक इनका इंतजार किया करती हैं। लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया से ही लापता कर दिया जाता है। और ये पता चलता है 19 अक्टूबर 2018 को कि जमाल खशोगी का मर्डर कर दिया गया है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि जमाल मोहम्मद बिन सलमान के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में अपनी एक मॉडरेट इमेज बनाई थी और इसके लिए PR एजेंसीज को मिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए थे। लेकिन जमाल वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े न्यूज़पेपर में मोहम्मद बिन सलमान का एक क्रूवल और डिक्टेटर साइड दिखा रहे थे। जिसके बाद एर्दोगान एक बयान देते हैं कि जिसने भी ऐसा करने का ऑर्डर दिया है उसे जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। और इस समय एर्दोगान अपने 3 एजेंडास को बढ़ावा दे रहे थे। पहला, उन्होंने सऊदी के वर्ल्ड लीडर की इमेज को थोड़ा डाउन कर दिया था और अपनी इमेज भी थोड़ी गिरा ली थी। लेकिन सऊदी एम्बेसी में जमाल के मर्डर को लोगों तक फैलाने से उन्हें लोगों की सिंपैथी मिल गई थी। दूसरा, वो ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो प्रेस की कितनी फिक्र करते हैं। और तीसरा और आखिरी एजेंडा ये था कि वो विक्टिम के साथ खड़े होकर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अपने आप को एक मॉरल लीडर दिखाना चाहते थे। और दैट्स व्हाई टर्की ने CNN जैसे बड़े न्यूज चैनल पर ये बात लीक कर दी कि सऊदी से 15 हिटमैन की टीम आई थी जमाल को मारने के लिए। और ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर किया जा रहा था और इसे सऊदी के मिलिट्री ऑफिसर लीड कर रहे थे। अब देखिए, सऊदी अमेरिका को अपनी तरफ करना चाहता है और टर्की रशिया को अपनी तरफ करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका और रशिया एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अब आप इजिप्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें 2012 में 32 सालों बाद इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड की पार्टी से मौशी खड़े होते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड टर्की का एक पॉलिटिशियन वे है और मौशी इस इलेक्शन को जीत जाते हैं। लेकिन ये सऊदी को रास नहीं आता है और वो इसे एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर देता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम ब्रदरहुड खुद हमास और अयमान अल जवीरी जैसे टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सऊदी इजिप्शियन मिलिट्री को बहुत सारे पैसे देती है और फिर ये सिर्फ 1 साल के अंदर मौशी को उसके पद से हटवा देती है। और फिर जो यहाँ का नया मिलिट्री ऑफिसर आता है वो सऊदी के फेवर में होता है। और फिर तुर्की भी ऐसा ही करता है, वो सऊदी के अलाय कतर को अपने साथ ले लेता है। दरअसल गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत और UAE जैसे देश हैं, जिसका लीडर सऊदी अरेबिया है। तो जब कतर टर्की के साथ मिल जाता है तो सऊदी अरेबिया इसका एयर, सी और लैंड ब्लॉक करवा देता है और फिर टर्की इसकी मदद के लिए आगे आता है और वो इसकी फूड से और अपनी मिलिट्री से काफी मदद करता है। लेकिन ये भी सऊदी अरेबिया को रास नहीं आता है, तो वो टर्की के प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट से बाहर निकलवा देता है, जिससे टर्की को एक अलाय तो मिलता है लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं होता है और सऊदी की वजह से टर्की की इकोनॉमी भी नीचे गिर जाती है। नाउ हिस्ट्री ऑफ सऊदी एंड टर्की। देखिए, ऑटोमन एम्पायर से ही सऊदी को एक अलग स्टेट बनाने की होड़ 19th सेंचुरी से ही चल रही थी हाउस ऑफ सऊद के द्वारा, और ये पॉसिबल तब हो पाता है जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है। दरअसल जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो ऑटोमन एम्पायर जर्मनी की तरफ से लड़ रहा होता है और उस समय उसे एक बुरी हार का सामना करना पड़ता है और 600 साल पुरानी मुस्लिम सल्तनत को मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका को छोड़ना पड़ता है और यहीं से सऊदी का राज मुस्लिम कंट्रीज पर चालू हो जाता है, क्योंकि इसका कंट्रोल मक्का मदीना पर हो जाता है और इसकी अमीरी की शुरुआत 1938 में होती है, जब इसे 1440 मीटर नीचे दमैम ऑयल फील्ड पर पहली बार तेल मिलता है और इसकी इकोनॉमी पेट्रोलियम और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। और ऐसा ही कुछ टर्की के साथ होता है। दरअसल जब ऑटोमन एम्पायर खत्म होता है तो टर्की के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं केमाल अतातुर्क और ये सॉफ्ट इस्लाम को बढ़ावा देते हैं और इसकी वजह से टर्की की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है और 1952 में टर्की नेटो का मेंबर भी बन जाता है और इसकी डेवलपमेंट भी चालू हो जाती है। लेकिन एर्दोगान के प्रेसिडेंट बनते ही सब कुछ चेंज हो जाता है और इस समय इसकी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ इज दिस इवन पॉसिबल? देखिए, ये तो हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया को बर्बाद करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इसका दबदबा पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे चलता है और इसके साथ बहुत बड़े बड़े देश भी हैं और इसका वहाबिज्म इस्लाम अप्रोक्सीमेटली सारे मुस्लिम
मानते हैं और वहीं पर सॉफ्ट इस्लाम को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। और सऊदी के पास इतनी पावर है कि वो टर्की के ऊपर बहुत से सेक्शन लगवाकर उसका दाना पानी बंद करवा सकता है। तो अगर टर्की को अपने सॉफ्ट इस्लाम को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में फैलाना है तो उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और सऊदी को गिराने के लिए इसे बहुत से देशों का साथ चाहिए और इसे ऐसा करने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। वैसे मुझे तो ये वॉर एक रिलीजियन वॉर से ज्यादा एक ऐसी वॉर लग रही है कि कौन पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर कब्जा करेगा। वैसे आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा और आप सबका धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।